हेलो स्टूडेंट, आज का जो लेक्चर स्टार्ट हो रहा है उसमें नया कुछ भी नहीं है, सारे के सारे पुराने हैं। मतलब जो 2 लेक्चर में हमने पढ़ाया था उसी का क्वेश्चन जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, वही क्वेश्चन जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है उसी को अपने को डील करना है। क्लियर है? तो जहाँ जहाँ एनसीईआरटी चल रहे हैं, सीबीएसई बोर्ड हो या जो स्टेट बोर्ड हो, जहाँ जहाँ ये एनसीईआरटी चल रहे हैं उसके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। क्लियर है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को एक काम और करना आप लोग, अभी जो हम पढ़ाएंगे वो स्क्रीन पे दिख रहा है, वो सारे के सारे क्वेश्चंस आप लिखिएगा अपने नोट्स में। क्लियर है? जो कल हमने 2 नोट ये बनाए उसके बाद क्वेश्चन और आंसर करके अपने नोट्स में आप लिख लीजिएगा, ताकि बोर्ड के एग्जाम में इधर उधर क्रैश कोर्स के लिए बच्चे भटकते रहते हैं और यही क्वेश्चंस आपको टीचर करवाते रहते हैं। क्लियर है? तो यहाँ भटकना आपको ना पड़े, और ये इसलिए आप क्या करो, सबसे पहले कॉपी ले लो, कॉपी खोलो, वहाँ पे लिखना, यहाँ समझाएंगे फिर उसको आप लिखना। क्लियर है? चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए जल्दी। फर्स्ट नंबर देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है, वाई सॉलिड आर रिजिड। सॉलिड रिजिड क्यों है? अरे समझ रहे हैं, वाई सॉलिड आर रिजिड। तो देखो सॉलिड को हम रिजिड क्यों बोल रहे हैं, मतलब रिजिड का मतलब क्या होता है, कठोर। रिजिड का मतलब क्या होता है, कठोर। क्लियर है? तो देखो कठोर हम सॉलिड को क्यों कह रहे हैं, आप फर्स्ट लेक्चर जाओ। फर्स्ट लेक्चर में हमने बताया था कि पदार्थ के 3 अवस्था होते हैं, ठोस, द्रव और गैस, सॉलिड, लिक्विड और गैस बताए थे। इसमें हमने ये बताया था कि जो गैस होते हैं, गैस के मॉलिक्यूल्स को अगर परफ्यूम का एग्जांपल दिए थे, यहाँ पे अगर छोड़ोगे तो परफ्यूम के जो गैस जो मॉलिक्यूल्स बने हुए हैं वो मॉलिक्यूल्स इधर उधर मोमेंट करते रहता है, यहाँ भाग गया उधर भाग गया, इधर उधर भागते रहता है। क्लियर है? तो ये भी चीज़ हमने बताया था। क्यों ऐसा क्यों बताया था कि हम ये क्यों बताए थे, गैस के मॉलिक्यूल्स का मोमेंट इधर उधर क्यों पॉसिबल है। तो हमने ये भी बताया था कि जितने भी गैस हैं या जितने भी पदार्थ हैं, ऑल आर मेड अप ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, अपने अपने छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना हुआ है। और गैस के जो बीच में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं गैस के अंदर, उस कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो नेग्लिजिबल होता है, बहुत कम होता है, जिसके कारण उस दो पार्टिकल्स के बीच में कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, वो फ्री है, इसके कारण वो मूव इधर से उधर कर जाते हैं। क्लियर है? उसके बाद हमने बताया था लिक्विड का भी। लिक्विड में बताए थे कि वहां भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं और उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच के जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो भी कम होते हैं, लेकिन गैस से ज्यादा होते हैं, इसलिए वहां पे भी मूवमेंट होता है, लेकिन सारे मूवमेंट धीरे धीरे होते रहता है। क्लियर है? उसके बाद हमने बताया था सॉलिड का एग्जांपल लिया था। सॉलिड में क्या बताया था, बताओ, कि सॉलिड के जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं किसमें, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में। क्लियर है? तो सॉलिड के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं उसके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत ज्यादा हाई होता है, बहुत ज्यादा होता है, जिसके कारण वहां पे पार्टिकल्स का मोमेंट पॉसिबल नहीं है। और वो पार्टिकल्स कहाँ है, फिक्स्ड है अपने पोजीशन पर, मोमेंट नहीं हो रहे हैं। गैस और लिक्विड की तरह तो इधर उधर नहीं मूव कर रहे हैं, इसके कारण वो फिक्स हैं। क्लियर है? और फिक्स होने के कारण वो इधर उधर मोमेंट नहीं कर पाते हैं। लेकिन एक चीज, सॉलिड के अंदर वाइब्रेशन आपको देखने को मिलता है, ऑसिलेशन, उसी को हम बोल देते हैं ऑसिलेशन। मतलब क्या है सर, जैसे आपने टीन का एग्जांपल लो, टीन घर में होगा, उसको आपने एक बार ठोकने से आपको लगेगा कि टीन पे हल्का हल्का मूव करा, उसके कान सटाना तो हल्का हल्का आवाज आते रहता है मधुमक्खी की तरह। क्लियर है? तो वो क्या है, वो सर वहां पे उसका क्या हो रहा है, ऑसिलेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, ऑसिलेशन। आगे आपने फिजिक्स में पढ़े होंगे 11th के अंदर ऑसिलेशन क्या होता है, तो अपने मेन पोजीशन से जो मूवमेंट हल्का हल्का करते रहता है, आपको मूवमेंट वो फील होता है। क्लियर है? उसी को हमने क्या बोला, ऑसिलेशन। क्लियर है? इसी कारण देखो एक्चुअली में सॉलिड का सॉलिड होने का, रिजिड होने का रीजन क्या है, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर वेरी हाई। क्लियर है? तो देख लो यहां पे लिखा हुआ है, इसी चीज को आपको अपने नोट्स बुक में लिख लेना। जैसे देखो, द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दिख रहा है, द इंटरमॉलिक्यूलर, अंडरलाइन करो, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट आर प्रेजेंट इन सॉलिड आर वेरी स्ट्रॉन्ग। लिखा हुआ है किसके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, यहां पे आप ये भी लिख सकते हो, ये भी सही है, यहां पे आप लिख सकते हो बिटवीन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, यहां पे आप लिख लेना बिटवीन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, अरे यहां पे लिख लेना बिटवीन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। क्लियर है? दैट आर प्रेजेंट इन सॉलिड आर वेरी स्ट्रॉन्ग। द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड क्यों है, यहां पे देखो लिखा है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड कैन नॉट मूव फ्रॉम देयर पोजीशन। क्यों मूव नहीं कर पा रहा है, क्योंकि सर इसके जो अंदर फोर्स हैं, कौन सा फोर्स है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, ऑफ अट्रैक्शन है, जो इसको एक दूसरे जगह से मूव करने नहीं दे रहा है। डेट इज, यहां पे लिखा हुआ है, आई का मतलब होता है डेट इज। क्लियर है? तो डेट इज दे आर फिक्स्ड पोजीशन, इसके पोजीशन फिक्स्ड है। हाउएवर दे कैन ऑसिलेट, देखो
जबकि लिखा हुआ है हाउएवर दे कैन ऑसिलेट अबाउट देयर मीन पोजीशन। ऑसिलेशन इसके पॉसिबल हैं। ऑसिलेशन कहां पे आप देखे थे? 11th में आपने ऑसिलेशन पढ़ा था, वहां पे देखना कि टीन के एग्जांपल हमने, टीन को ठोकने से क्या होता है? हल्का हल्का मूव करते रहता है। तो ऑसिलेट का मतलब अपने मेन पोजीशन से ऊपर नीचे थोड़ा थोड़ा मूव करते रहो, फ्लो नहीं हो रहा है लेकिन वो हल्का हल्का मूव कर रहा है। आप टीन को ठोक के कान सटा के देखना, आपको मधुमक्खी की तरह आवाज निकलते रहेगा उसमें। क्यों? क्योंकि वो ऑसिलेट कर रहे हैं अपने जगह से। क्लियर है? और यहां पे लिखा है दैट इज द रीजन, यही रीजन है। क्या रीजन है? कि इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इज हाई, दैट इज द रीजन दैट सॉलिड आर रिजिड। क्लियर है? तो ये चीज को आप देखिए, समझ में आ रहा है? लिख लो, खटाक से लिखो अपने अपने नोट्स बुक के अंदर। अब आगे आगे देखो, सेकंड क्वेश्चन आप देखिए हमारा क्या है कि व्हाई डू सॉलिड हैव ए डेफिनिट वॉल्यूम। डेफिनिट वॉल्यूम क्यों है? चलो, ये भी हमने वही बताया था कि जो सॉलिड होते हैं उसके डेफिनिट वॉल्यूम क्यों होते हैं। इसका भी आंसर होगा कि इंटरमोलिकुलर फोर्स बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इज हाई। कैसे होगा ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं, समझिए। जैसे देखिए, हमारा बात समझिएगा, चलिए सुनिएगा कि हमने बोला गैस का एग्जांपल हम लेते हैं। गैस का एग्जांपल लें, ठीक है। अभी आपको हमने पहले क्वेश्चन में समझाए थे कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं गैस के, उस कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेग्लिजिबल होते हैं या नहीं होते हैं, ये बताए थे। अरे बताए हैं। तो अब आपको एग्जांपल के लिए समझो, एग्जांपल लेते हैं, उसको सुनो। आप एक चीज आप देख लो कि अगर गैस को हम छोटा सिलेंडर में भर देते हैं 2 लीटर गैस को, तो आपने 10th में क्वेश्चंस मैथ में सॉल्व किया होगा कि वॉल्यूम ऑफ गैस निकालो। तो अगर वो छोटा सिलेंडर में वॉल्यूम ऑफ गैस निकालने के लिए हम क्या करते थे? वॉल्यूम ऑफ छोटा सा सिलेंडर, अगर उसी 2 लीटर गैस को अगर हम डाल देते हैं किसके अंदर? बड़े सिलेंडर में, तो अगर आपको हम कहते हैं वॉल्यूम ऑफ इस गैस को आप निकालो, तो आप वॉल्यूम ऑफ बड़ा सिलेंडर निकालते हैं कि नहीं? मतलब क्या है कि इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, जिसके कारण इसके पार्टिकल्स इधर उधर मूव करते रहते हैं। और जितना बड़ा कंटेनर होता है उस कंटेनर में उतना बड़ा में वो फैल जाता है। मतलब उस गैस के अंदर जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होने के कारण गैस को जिस कंटेनर में रखिएगा उस कंटेनर का वॉल्यूम ही गैस का वॉल्यूम कहलाएगा। लेकिन क्या ये सॉलिड के अंदर ऐसा पॉसिबल है क्या? अगर आपको चीनी को हम कहते बड़ा थैला में रख दो, 5 kg वाले थैला में, तो क्या उसका वॉल्यूम 5 लीटर हो जाएगा? सर नहीं। क्यों? क्योंकि वो सॉलिड है। अगर वह 100 ग्राम को अगर 5 kg में रख दो, 5 kg वाले थैले में, तब पर भी वो 100 ग्राम ही रहेगा। अगर वो वहां रख दो तब पर भी, केजी में वहां गैस में भी फर्क नहीं पड़ता है। क्लियर है? लेकिन वॉल्यूम हम बात कर रहे हैं, लीटर की बात कर रहे हैं, वॉल्यूम में फर्क पड़ता है। क्लियर है बात? चलो देखो, और यही लिखा हुआ है, यहां पे क्या लिखा है? द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट आर प्रेजेंट इन सॉलिड आर वेरी स्ट्रांग। लिखा हुआ है द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड आर फिक्स्ड, दैट इज दे आर रिजिड, हेंस सॉलिड आर ए डेफिनिट वॉल्यूम। क्लियर है बात? अरे समझ में आ रहा है? तो यही चीज हमारा, हाँ। 3rd नंबर क्वेश्चन आप देखिए, 3rd नंबर वो लिख लेना, ये वाला जो क्वेश्चन है 2nd, वो लिख लेना, सब लोग लिख लोगे। चलो 3rd नंबर में आप देखिए, 3rd नंबर में है कि आपको हम टाइप्स ऑफ सॉलिड पढ़ाए थे, टाइप्स ऑफ सॉलिड पढ़ाए थे। पहले समझिए, तब उसके बाद उधर देखिएगा। टाइप्स ऑफ सॉलिड में हमने आपको 2 टाइप्स के सॉलिड पढ़ाए थे। कौन कौन से? क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमॉर्फस सॉलिड बताए थे। हमने ये भी बताया था कि क्रिस्टलाइन सॉलिड कैसे सॉलिड होते हैं? ट्रू सॉलिड, बट एमॉर्फस सॉलिड आर सीडो सॉलिड और सुपर कूल्ड लिक्विड, ये बताए थे। उसी के बेसिस पे हमने जो लास्ट में आपको एग्जाम्पल लिखाए थे, वही एग्जाम्पल इसमें दिया हुआ है, और उसी एग्जाम्पल से आपको पूछ रहा है कि वो किस टाइप के सॉलिड है। उसको आप अलग अलग, जो सबको एक साथ लिख दिया है, और उसको आपको छांट के अलग अलग करना है। जैसे क्वेश्चन देखो, क्लासिफाई द फ्लोइंग एज ए एमॉर्फस और क्रिस्टलाइन सॉलिड। कौन, यहां नीचे सारे एग्जाम्पल, जैसे क्या लिखा हुआ है? नेफ्थलीन दिया हुआ है, बेंजोइक एसिड दिया हुआ है, टेफ्लॉन दिया हुआ है, पोटासियम नाइट्रेट दिया हुआ है, सेलोफोन दिया हुआ है, पॉलीविनाइल क्लोराइड दिया हुआ है, फाइबर ग्लास दिया और कॉपर दिया हुआ है। तो इस सब को हमको क्या करना है? इसमें आपको बताना है कि कौन से एमॉर्फस सॉलिड है और कौन से क्रिस्टलाइन सॉलिड है। क्लियर है? तो वहां पे एग्जाम्पल हमने क्या दिया था? क्रिस्टलाइन सॉलिड का, मेटल्स वगैरह का दे दिए थे। सर आप तो फिर एक चीज और बताओ, उसके बाद भी हम टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड पढ़ाए थे, टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड।
उस टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड में 4 टाइप के क्रिस्टलाइन सॉलिड थे। पहला क्या था? आयनिक सॉलिड, उसके बाद मेटालिक सॉलिड, उसके बाद कोवैलेंट सॉलिड और फिर था मॉलिक्यूलर सॉलिड। 4 टाइप के सॉलिड थे, उसके भी एग्जांपल्स थे। तो वो जो सारे एग्जांपल्स बताए थे वो कौन सा सॉलिड का एग्जांपल था? क्रिस्टलाइन सॉलिड का। किसका एग्जांपल था? क्रिस्टलाइन सॉलिड का। और उधर जो एमॉर्फस सॉलिड में कुछ 2-4 एग्जांपल बताए थे वो सॉलिड थे। तो यहां पे सारे उधर के सारे एग्जांपल और यहां जो क्रिस्टलाइन दिए थे वहां की क्रिस्टलाइन देखो, जो हमने बताया कि टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, वहां जो एग्जांपल्स दिए थे उसके एग्जांपल से यहां सारा चीज दिया हुआ है। क्लियर है? एमॉर्फस सॉलिड की बात हम करते हैं तो एमॉर्फस सॉलिड से यहां पे एग्जांपल आप छाट के लिख लो। उससे पहले देखो, सब क्रिस्टलाइन सबको याद होता है। क्लियर है? तो क्रिस्टलाइन में जो हो जाएंगे आपको एमॉर्फस में उसके जो बच जाएंगे उसको लिख देना। जैसे क्रिस्टलाइन सॉलिड में आपका सबसे पहले यहां देखो, यहां आंसर में लिख दिए हैं नेफ्थलीन लिखा हुआ है। नेफ्थलीन कैसा है यहां पे लिख लेना। नेफ्थलीन इज ए मॉलिक्यूलर सॉलिड। ये कैसा है? मॉलिक्यूलर सॉलिड। नेफ्थलीन कैसा है? मॉलिक्यूलर सॉलिड। बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड आपने पढ़ा था, बेंजीन रिंग पे COOH बॉन्ड लगा देता था, बेंजोइक एसिड पढ़े थे। ये बेंजोइक एसिड कैसा है? ये भी है सर मॉलिक्यूलर सॉलिड, ये सेम है मॉलिक्यूलर सॉलिड। ये पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट के कौन सा सॉलिड है? पोटेशियम नाइट्रेट। ये सर आयंस लग रहे हैं दोनों में। अरे पोटेशियम नाइट्रेट, ये आयंस दिख रहा है तो ये कैसा होगा? आयनिक सॉलिड। इसमें केटाइन एनायंस दिख रहे हैं हमको। ये कॉपर, कॉपर कैसे होंगे? मेटालिक सॉलिड। तो ये देखो, ये जो हमारा पोटेशियम नाइट्रेट है ये है आयनिक सॉलिड और ये कॉपर नाइट्रेट है, कॉपर है, ये है मेटालिक सॉलिड। मेटालिक सॉलिड का एग्जांपल हमने देखा था, जितने भी मेटल्स हैं वो सारे कैसे हैं? मेटालिक सॉलिड। तो कॉपर कैसे थे? मेटालिक सॉलिड। ये लिखाए थे। ये 3 एग्जांपल आप यहां पे वहीं पे ऐड कर सकते हैं। ये दोनों है मॉलिक्यूलर सॉलिड और ये अपने मन से ये कर सकते हो। क्लियर है? एग्जांपल, सारे एग्जांपल पॉसिबल नहीं है दुनिया के जितने भी, सब तो पदार्थ ही है और वो सारे हमारा पॉसिबल है क्या लिखाना? नहीं है। तो इसी हिसाब से अपना थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के आप लिख सकते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है, देखिए नेक्स्ट। अब ये सब जो बच गया उसको ऊपर लिख दिया हमने। सबसे पहले हम क्या लिखे हैं? पॉलीयूरेथीन। क्लियर है? उसके बाद टेफ्लॉन। ये सब जो है ना एक मान के चलिए प्लास्टिक है। क्लियर है? ये सब सारे चीज क्या है? प्लास्टिक है। प्लास्टिक का एग्जांपल हम किस में लिखाए थे? एमॉर्फस सॉलिड में। समझ में आ रहा है? तो ये सारे चीज प्लास्टिक है। सेल्फोन, पॉलीविनाइल क्लोराइड और फाइब्रस ग्लास। फाइब्रस ग्लास, फाइबर का शीशा, ये फाइबर वाला ग्लास नहीं होता है, वो सारी चीज तो ऐसे सब जितने भी नाम बोले ना सब प्लास्टिक है। ये आपको समझ में कहाँ आएगा? केमिस्ट्री के ऑर्गेनिक जब आप पढ़ोगे तो लास्ट में सारे चीज का एग्जांपल दिया हुआ है। क्लियर है? तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम ये चीज हम लिखवा दिए हैं। इस चीज को आप वहां देखिएगा। समझ में आया? और आपको जहां भी एग्जाम्पल आपको ये दिखे उस एग्जाम्पल को भी आप लिख सकते हो। अरे समझ में आ रहा है? क्लियर है? देखो अब 4th नंबर है। 4th नंबर आप देखिए, 4th नंबर क्वेश्चन क्या है कि व्हाई इज ग्लास। तीसरा लिख लीजिएगा आप लोग सभी लोग, ये तीसरा जो है क्वेश्चन वो आप लिख लीजिएगा सभी लोग। क्लियर है? चलो 4 नंबर में आप देखो, 4 नंबर क्वेश्चन देखिए। व्हाई इज ग्लास कंसिडर्ड एज ए सुपर कूल्ड लिक्विड। ग्लास को हम सुपर कूल्ड लिक्विड क्यों कह रहे हैं? आपको हम ये बताए थे कि जो एमॉर्फस सॉलिड होते हैं वो एमॉर्फस सॉलिड किस टाइप के सॉलिड होते हैं? स्यूडो सॉलिड। एमॉर्फस सॉलिड किस टाइप के सॉलिड होते हैं? स्यूडो सॉलिड। अरे बोले थे ना। तो एमॉर्फस सॉलिड ये सर स्यूडो सॉलिड होते हैं। स्यूडो सॉलिड को ही हम बोल दिए थे सुपर कूल्ड लिक्विड। लेकिन इसको हम क्यों बोल रहे थे? इसको हम क्यों बोल रहे थे? तो इसको बोलने का रीजन था कि हम आपको बताए थे कि आपके घर में अगर शीशा का ग्लास है, रखा हुआ शीशा का ग्लास, अगर मम्मी से आप पूछना उस ग्लास को, यहां जाना लेक्चर में जाना, हम बताए हुए हैं, मम्मी से पूछना तो मम्मी बताएगी कि ग्लास घर में ज्यादा हो गया था, इसके कारण हम कुछ ग्लास को रख दिए। और आज देख रहे हैं कि ग्लास लाए थे तो एक जैसा था ऊपर से नीचे तक, आज 2 साल बाद वही बक्सा में से निकाले तो देख रहे हैं कि उस ग्लास का जो है पेंदी है, पेंदी मोटा हो गया और ऊपर से जो वो ग्लास पतला हो गया। या आपके पापा से पूछना, पापा ये भी बताएंगे कि घर में जो शीशा लगाए हुए हैं वो शीशा तो लाए थे तो एक जैसा था, लेकिन आज वो शीशा क्या है, नीचे में मोटा हो गया, ऊपर में पतला हो गया है। अरे घर के जो दरवाजे पे शीशा वगैरह लगाया जाता है ना, खिड़की वगैरह में, तो वो बताएंगे आपको कि खिड़की का शीशा तो लाए थे एक जैसा था, लेकिन आज वो खिड़की का शीशा मोटा हो गया, ऊपर में पतला है। वो डिजाइन नहीं है। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि देखो उस जो शीशा था उसका लिक्विड की तरह टेंडेंसी है। लिक्विड जैसे अगर रख देते हैं तो वो ऊपर से नीचे की तरफ बह जाता है। अरे बह जाता है ना लिक्विड, तो उसी प्रकार से ये क्या है, उसमें ऐसा लग रहा है कि उसका जो
पार्टिकल्स है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, वो पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं, ऊपर से नीचे की तरफ फॉलो हो रहे हैं, मतलब बह रहे हैं। क्लियर है? तो इसीलिए हम उसको क्या कर रहे हैं, उसका टेंडेंसी कैसा है, लिक्विड की तरह, इसलिए हम उसको बोल रहे हैं सुपर कूल्ड। अरे पूरा लिक्विड नहीं है, ऐसा नहीं कह रहे हैं कि लिक्विड की तरह बहता है, वो उसका टाइम बहुत ज्यादा लग रहा है। क्लियर है? इसलिए हम उसको बोले सुपर कूल्ड लिक्विड। क्लियर है बात? तो ये समझ लो। तो यहां पे लिखो, यहां पे देखो आंसर क्या लिखो है, सिमिलर टू लिक्विड ग्लास हैज टेंडेंसी टू फ्लो। ग्लास के पास टेंडेंसी है लिक्विड की तरह ऊपर से नीचे बहने का, फ्लो थ्रू वेरी स्लोली, ये बहुत स्लोली, धीरे धीरे बहता है। हम बताएं पानी और ग्लास में बहने का अलग अलग तरीका, मतलब धीरे धीरे बह रहा है, उसका रेट बहुत कम होता है। क्लियर है? Therefore glass is considered as a super cooled liquid, इसलिए हम ग्लास को क्या कह रहे हैं, सुपर कोल्ड लिक्विड। दिस इज द रीजन दैट ग्लास विंडो एंड डोर्स, ग्लास का जो दरवाजा होता है, खिड़की का और दरवाजे का ग्लास जो होता है, आर स्लाइटली थिकर एट बॉटम, बॉटम में नीचे मोटा होता है, ऊपर में पतला होता है। अभी जस्ट बताएं क्यों, क्योंकि उसका फ्लो करने का रीजन है, वो फ्लो कर जाता है, बह जाता है पानी की तरह। क्लियर है? लेकिन धीरे धीरे बहता है। तो इस चीज को आप लिखिए, 4 नंबर क्वेश्चन को आप लिख लो, यहां से यहां तक दिया हुआ है, अरे दिया हुआ है, तो इसको आप लिखिए, 2 पेज पे आ गया है। इसको आप लिखिए, स्क्रीनशॉट ले लो मुन्ना, और लिख भी लेना, लिख लेना ना, ताकि बेहतर हो, नहीं तो स्क्रीनशॉट रह जाता है, पता है हमको। क्लियर है? कितना स्क्रीनशॉट से पढ़ते होंगे, तो लिख लेना इस सबको, ताकि बोर्ड के अंदर दिक्कत ना हो, नहीं तो भारी दिक्कत होने वाला है भाई। चलो आगे देखें, 5वां नंबर देखें। 5वां नंबर देखो सर, लगता तो ये लॉन्ग क्वेश्चन है, हाँ लॉन्ग क्वेश्चन तो लग रहा है, लेकिन उससे पहले सुनिएगा। पांचवा देखने से पहले, पांचवा पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, फिर समझाते हैं। देखो क्या है कि रिफ्रैक्टिव या 5वां रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सॉलिड is observed to have the same value along all direction, कि यहां कह रहा है कि कुछ सॉलिड लिए, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखे कि ऑल डायरेक्शन में सेम है। सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो बताओ क्या होता है, सुनो, रिफ्रैक्शन पढ़े हो, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन पढ़े हो सर, ये तो नाम नहीं सुने हैं। तो आप जब 12th में गए हो, तो आप जब ऑप्टिक्स पढ़ोगे, वहां पे रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों पढ़ाया जाएगा। क्लियर है? फिजिक्स के अंदर हम नहीं पढ़ाएंगे, फिजिक्स वाले सर पढ़ाएंगे। क्या चीज? रिफ्लेक्शन एज वेल एज रिफ्रैक्शन, दोनों पढ़ाएंगे। तो देखो रिफ्लेक्शन में नहीं पढ़े हो तो कम से कम 10th में तो मुन्ना पढ़ के आए होंगे। सुनिए, आपने शीशा लिया था, शीशा में जब घर में से आ रहा था रोशनी, उसको हम ऐसे ऐसे कर करके घुमा घुमा के, इधर अंधेरा था उधर ले जाते थे, चमकाते थे शीशा को, तो वो क्या था? रिफ्लेक्शन था, रिफ्लेक्शन। क्लियर है? आपने देखा होगा कि घर में शीशा लगा है, शीशे के दरवाजे से रोशनी अंदर आ रहा है, वो क्या है? रिफ्रैक्शन है। क्लियर है? आपने ये भी देखा था कि जो घर बाहर का जो रोशनी है, हम कहते, पापा कहते हैं कि काला शीशा लगा देते हैं ताकि बाहर कम रोशनी, अंदर जो रोशनी आए वो कम आए। क्लियर है? तो ये मतलब क्या है कि वो जो रोशनी आ रहा था उसका पाथ को वो क्या कर रहा है? डेविएट कर रहा है। क्लियर है? इसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन। क्लियर है? क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन। और जो प्रॉपर्टी जिसमें पाया जा रहा है शीशा में, उसको हम क्या बोल रहे हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कारण ये कर रहा है ऐसा। क्लियर है? आप चलो एक पैसा को आप पानी के बाल्टी भर लेना, रख लेना, आपको लगेगा क्या कि पैसा थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ है, लगता है पेंदी नीचे है, पैसा ऊपर उठा हुआ है। क्यों लग रहा है ऐसा? क्योंकि वहां पे पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ए फिजिकल प्रॉपर्टी। अरे यहां से समझ में आ रहा है सर, पानी का फिजिकल प्रॉपर्टी है, यहां पे कोई केमिकल वगैरह तो है नहीं, रिएक्शन तो हो नहीं रहा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ए फिजिकल प्रॉपर्टी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसा है? फिजिकल प्रॉपर्टी। तो बस यहीं पे समझना है। यहां पे लिखा है कमेंट ऑन द नेचर ऑफ सॉलिड और इट स्लो क्लीवेज प्रॉपर्टी। अब ये समझो, कह रहा है कि नेचर प्रॉपर्टी है, सॉलिड का नेचर क्या है, इससे आप सॉलिड के किस टाइप के नेचर को आप दर्शाना चाहते हैं। क्लियर है? तो चलो देखो, इधर हमने बताया था आपको, सुनो फिर प्रवचन सुनो, प्रवचन सुनो। प्रवचन में क्या बताया था कि ये बताया था कि जो सॉलिड्स होते हैं 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन? क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड बताए थे। हमने बताया था क्रिस्टलाइन सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, वो रेगुलर वे में, रेगुलर अरेंजमेंट होता है, मतलब 2 पार्टिकल्स से मिलकर बना है तो 1 2 1 2 1 2 ऐसे करके लॉन्ग रेंज तक जाता है।
फिर उसके नीचे 1 2 1 2 1 2 ऐसे करके लॉन्ग रेंज तक वो जाता है। क्लियर है? तो किसी ना किसी वे में रेंज है, जाके आप लेक्चर में देखना, वहां पे हम समझाए हुए हैं। तो वहां पे हम आपको यह भी बताए थे कि वो जो सॉलिड होते हैं सो एनाइसोट्रॉपिक नेचर के होते हैं। कैसे होते हैं? एनाइसोट्रॉपिक। मतलब कि अगर सर हम इधर से देखते हैं तो इधर से हमको ए बी ए बी ए बी ए बी करके दिखता है, मतलब 1 2 1 2 1 2 पार्टिकल्स दिख रहा है। सर इधर से देखते हैं तो 1 1 1 1 पार्टिकल्स दिख रहा था। सर थोड़ा नीचे करते हैं तो 2 2 2 2 पार्टिकल्स दिख रहा था। मतलब सर अगर इधर से देखते हैं 1 2 1 2 पार्टिकल्स दिख रहा है, जहां पे वहां का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा सो डिफरेंट होगा। मतलब हम बताएं कि फिजिकल प्रॉपर्टी उसका क्या थे? डिफरेंट थे। सर इधर से जो देख रहे थे तो वहां का जो फिजिकल प्रॉपर्टी क्या था? डिफरेंट था। 1 1 वाले सिर्फ, जहां सर सिर्फ 2 2 है वहां का फिजिकल प्रॉपर्टी क्या था? वो डिफरेंट था। वहां जाके आप देखना, वहां हम बताए हुए हैं। क्लियर है? तो मतलब सर ये है कि एनाइसोट्रॉपिक होने के कारण उसके फिजिकल प्रॉपर्टी क्या हो रहे थे? डिफरेंट डिफरेंट हो रहे थे। यहां पे कह रहा है कि ये क्वेश्चन कर रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम इधर से देखते हैं, इधर से देखते हैं, इधर से देखते हैं, जहां से भी देख रहे हैं सब जगह हमें सेम दिख रहा है। मतलब सर आप तो इसमें हमें कहां बताए थे? कहां बताए थे? एमॉर्फस सॉलिड में। एमॉर्फस सॉलिड में बताए थे कि 1 2 2 1 1 कुछ भी हो जाता था, खिचड़ी बन जाता था, जिसके कारण हम कहीं से दिखते थे तो आपको दिखता था 1 2 1 2 सब मिक्सचर दिख रहा है। इधर से भी मिक्सचर दिख रहा था, इधर से भी मिक्सचर दिख रहा था। क्लियर है? तो मिक्सचर दिखने के कारण हम ये कह रहे थे कि किसी भी डायरेक्शन से उसके फिजिकल प्रॉपर्टी को देख रहे थे। फिजिकल प्रॉपर्टी यहां पे क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मतलब कहीं से भी फिजिकल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को देख रहे थे, वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या थे? अलग अलग दिख रहे, सॉरी सेम दिख रहे थे हमें। कहां पे? कहां पे? एमॉर्फस सॉलिड के अंदर। और एमॉर्फस सॉलिड को हम आइसोट्रॉपिक बोले थे तो एनाइसोट्रॉपिक। सर एनाइसोट्रॉपिक का मतलब डिफरेंट डिफरेंट, आइसोट्रॉपिक का मतलब सेम सेम। तो यहां पे क्या था? सेम सेम। अरे समझ में आ रहा है? तो सेम सेम होने के कारण ये जो नेचर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो कह रहा है कि ऑल डायरेक्शन में सेम था, इसका मतलब क्या है कि ये जो मतलब प्रॉपर्टीज होंगे इसके वो आइसोट्रॉपिक नेचर के होंगे। और ये कौन सा सॉलिड होगा? एमॉर्फस सॉलिड। क्लियर है? तो ये इस चीज को हम पढ़ लेते हैं। क्लियर है? अभी समझ लिए। अब लिखा हुआ है इसी चीज को, इतना समझाने में टाइम लगा है, देख लो। लिखा क्या है कि एन आइसोट्रॉपिक सॉलिड हैज द सेम वॉल्यूम ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज। आइसोट्रॉपिक के पास सेम वैल्यू होता है फिजिकल व्हेन मेजर्ड अलोंग डिफरेंट डायरेक्शन। कहीं से इधर इधर इधर, कहीं से देखो ये क्या है? सेम ही दिखता है। देयरफॉर दिस सॉलिड हैव सेम वॉल्यूम ऑफ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स अलोंग ऑल डायरेक्शन। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी। अगर फिजिकल प्रॉपर्टी आपको दे देता है मेल्टिंग पॉइंट, अगर फिजिकल प्रॉपर्टी आपको देता है बॉइलिंग पॉइंट, तो क्या आप नहीं लिख लोगे? सर लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते हैं? फिजिकल प्रॉपर्टी जब कुछ भी दे दे सॉलिड को, तो जहां पे आपको रिफ्लेक्टिव इंडेक्स लिखा हुआ है वहीं पे अगर आपको फिजिकल प्रॉपर्टी कुछ भी लिख के दे दे, ये रिफ्लेक्टिव इंडेक्स लिखा हुआ है, यहां पे कुछ भी फिजिकल प्रॉपर्टी आ जाएगा, तो क्या हम सही नहीं कर लेंगे? क्वेश्चन सेम ही होगा। अरे क्लियर है? सेम ही होगा। लिख वही चीज तो है। दैट इज इट इज ए आइसोट्रॉपिक इन नेचर। ये कैसा नेचर का है? आइसोट्रॉपिक नेचर का है। अरे समझ में आ रहा है? इस चीज को लिखना, आइसोट्रॉपिक इन नेचर। हेंस दिस सॉलिड इज एमॉर्फस सॉलिड। ये किस टाइप का सॉलिड है? एमॉर्फस सॉलिड। अभी जस्ट समझाए। व्हेन एन एमॉर्फस सॉलिड इज, हाँ लिखा हुआ है देख लो पहले। व्हेन एन एमॉर्फस सॉलिड इज कट विथ ए नाइफ, नाइफ मतलब शार्प एजेस टूल्स या नाइफ लिख सकते हैं। इट कट इनटू द 2 डिफरेंट पीसेज विथ इरेगुलर शेप। अब मान के चलो सब खिचड़ी बना हुआ है, तो खिचड़ी अगर उसको हम काटेंगे तो यहां भी चावल दाल सब्जी दिखेगा, ऊपर में भी चावल दाल सब्जी दिखेगा। दिखेगा कि नहीं दिखेगा? जहां पे ए बी सी डी ऐसे करके अरेंज है, अगर कहीं से ए को काट देते हैं तो आपको सिर्फ ए वाले दिखेंगे, कहीं से बी को काट देते हैं सिर्फ बी वाले, मतलब वो रेगुलर साइज का दिखेगा। क्लियर है? तो यही चीज इसमें लिखा हुआ है। 5वें नंबर हमारा कंप्लीट हुआ। जल्दी से फटाक से देखो 5वां नंबर लिख लो रे मुन्ना, लिख लेंगे। हाँ फिर वही चीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है? छठा देखो, छठा देख लो। और सब छठा में भी देखो क्या है? सिर्फ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। क्या है? एग्जांपल्स दिए हुए। किसके एग्जांपल्स हैं? हाँ वहां पे सिर्फ दिया हुआ था। इससे तीसरा क्वेश्चन जो था उसमें दिया था कौन एमॉर्फस सॉलिड है और कौन क्रिस्टलाइन सॉलिड है, उसके बारे में हम लिख दिए थे। अब यहां पे जो वही सेम सेम क्वेश्चंस यहां पे भी है, और आपको पूछ रहा है यहां पे कि कौन एमॉर्फस है और कौन सा सॉलिड क्रिस्टलाइन है। तो यहां पे देखो क्रिस्टलाइन सॉलिड के टाइप्स पढ़ाए थे हमने। टाइप्स पढ़ाया था कि नहीं? कौन कौन से टाइप थे? 4 टाइप हमने पढ़ाया था क्रिस्टलाइन सॉलिड के। फर्स्ट टाइप आयनिक सॉलिड, सेकेंड
बोलो। फर्स्ट था आयनिक, सेकंड क्या था मेटालिक, थर्ड था कोवैलेंट और फोर्थ सॉलिड का नाम था मॉलिक्यूलर सॉलिड। और यहां पे चारों का नाम भी देना है कि हम अगर पूछ देते हैं पोटेशियम सल्फेट क्या होगा, तो सर आगे भी पोटेशियम सल्फेट के बारे में बताए थे, तो हम बताए थे सर पोटेशियम सल्फेट यहां दिख रहा है कि एक है पोटेशियम K+SO4- बताए थे सर, इसमें केटायन और एनायन दोनों है, इसका मतलब सर ये तो लग रहा है सर आयनिक सॉलिड है, लग रहा है। तो ये आयनिक सॉलिड किस टाइप की सॉलिड है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है सर। तो यहां पर हम क्रिस्टलाइन नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे आयनिक। देखो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, क्लासिफाई द फ्लोइंग सॉलिड इन डिफरेंट कैटेगरी बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स। नेचर ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स के बेसिस पे वहां भी लिखाए थे। तो आयनिक को हम आयनिक क्यों बोले हैं, क्योंकि नेचर ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो था कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के वो आयनिक में अलग थे, तो उसके बेसिस पे हमको लिखना है। ये इंपॉर्टेंट है, यहां पे अंडरलाइन कर लीजिएगा, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ ऑपरेटिंग इन देम। क्लियर है। तो क्या क्या नाम दिया उसको देखिए। पहला ऊपर से देखिए, पहला क्या है पोटेशियम सल्फेट, यहां पे देखिए पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट में अभी जस्ट बताए थे K+ और SO4-, यहां पे केटाइन और एनायन, और केटाइन एनायन कहां प्रेजेंट होता है सर आयनिक सॉलिड में, इसलिए पोटेशियम सल्फेट को हमने क्या बोला आयनिक सॉलिड। क्लियर है, यहां पे लिख लेना आयनिक सॉलिड। उसके बाद हमने बताया था टीन, टीन, टीन का मतलब क्या होता है, अरे टीना मेटल होंगे ना वो टीना, तो हमने ये टीन को क्या बोला मेटालिक सॉलिड, यहां पे लिखा मेटालिक सॉलिड, तो वहां पे आप लिख लीजिए मेटालिक सॉलिड। सर बेंजीन, बेंजीन जो है से एक कंपाउंड है, जैसे हमने बताया था P4S8, उसी प्रकार से बेंजीन जो है C6H6 है। बेंजीन का क्या है मॉलिक्यूलर फार्मूला लिख लेना C6H6। क्लियर है। तो बेंजीन कैसे हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, और सारे मॉलिक्यूल्स एक साथ ज्वाइंट होकर कोई सॉलिड बनाएंगे तो किस टाइप के सॉलिड होंगे सर, वो तो मॉलिक्यूलर सॉलिड हो जाएगा। क्लियर है। तो बेंजीन इज नॉन पोलर कंपाउंड, वो आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ाया जाएगा, तो लिख लेना मॉलिक्यूलर सॉलिड, यहां पे लिख लो नॉन पोलर। सर यूरिया, 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 तो यूरिया कैसा है, यूरिया भी मॉलिक्यूल्स है। क्लियर है। तो यूरिया मॉलिक्यूल्स है, तो यूरिया किस टाइप के सॉलिड हो जाएंगे मॉलिक्यूलर सॉलिड। क्लियर है बात। चलो अमोनिया NH3, अमोनिया NH3, तो NH3 एक मॉलिक्यूल्स है, जैसे यूरिया का मॉलिक्यूल्स हुआ उसी प्रकार से NH3 एक मॉलिक्यूल्स है। क्लियर है। तो अमोनिया NH3 जिसको बोल रहे हैं, तो ये क्या है एक मॉलिक्यूल्स, और सारे मॉलिक्यूल्स एक साथ ज्वाइंट होंगे तो वो क्या बना देंगे, अरे जैसे वाटर, वाटर मिलकर आइस बनाते थे ना सॉलिड, तो वह कौन सा सॉलिड था वो मॉलिक्यूलर सॉलिड। इसी प्रकार से बेंजीन, यूरिया, अमोनिया, वाटर चारों सेम जैसे हैं, दिख रहे हैं, ये सारे कैसे हो जाएंगे, कैसे हो जाएंगे मॉलिक्यूलर सॉलिड। लेकिन यहां पे लिखा हुआ है पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, अमोनिया इज ए पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, वो सब इनऑर्गेनिक का बात है, हो सकता है आपने 11th में पढ़ के भी आया हो। क्लियर है। वाटर, वाटर में हम बताए थे, यहां भी पढ़ा रहे थे उस वक्त कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होता है किसमें, वाटर के अंदर, तो ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ये भी मॉलिक्यूलर सॉलिड है, ये आप सिर्फ लिख सकते हो मॉलिक्यूलर सॉलिड, लेकिन कैसा है हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड, ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ाया जाता है। क्लियर है। चलो उसके बाद हम जिंक सल्फेट, जिंक ZnS बताए थे किसका है आयनिक, सर बताए हुए याद है आयनिक सॉलिड, क्योंकि Zn+ और S- इसके कारण। ग्रेफाइट, ग्रेफाइट, ग्रेफाइट क्या होता है हम बताए थे, इसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड प्रेजेंट होता है, ये कैसा ग्रेफाइट है ये, अरे ये कैसा है ग्रेफाइट, सर इसमें कोवैलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होता है। आयरन कैसा है, मेटल है या नॉन मेटल, सॉरी कार्बन, सर ये तो नॉन मेटल है, तो नॉन मेटल के बीच कैसा बॉन्ड होता है, नॉन मेटल के बीच, सर यहां पे तो बॉन्ड होते हैं कोवैलेंट बॉन्ड, इसलिए हम इसको बोल देते हैं कोवैलेंट और नेटवर्क सॉलिड। लिख लेना, जहां पे हम ये लिखाए हुए कोवैलेंट सॉलिड उसी का एक नाम है, दूसरा नाम भी नेटवर्क सॉलिड है, लिख सकते हो। रुबिडियम, रुबिडियम इज सर मेटल, रुबिडियम क्या है मेटल है, तो मेटल कैसा सॉलिड होगा, मेटल कैसा सॉलिड होगा बोलो, अरे मेटल कैसा सॉलिड होगा सर मेटालिक सॉलिड होगा, तो लिख लो ना चुपचाप। आर्गन, आर्गन गैस है, आर्गन क्या है गैस है, कौन है नोबेल गैस। क्लियर है। वो लास्ट वाले जो 18 पढ़ेंगे, 18 नंबर जो पढ़ते हो ना 18, अरे 18 लास्ट में पीरियडिक टेबल का, तो 18 नंबर में आपको ये दिया हुआ है आर्गन के बारे में। आर्गन गैस कैसा गैस है, ये नोबल गैस है, और ये सारे जब ज्वाइंट होते हैं तो ये याद कर लेना इसको, ये कैसे है मॉलिक्यूलर सॉलिड। और एक चीज देखो सिलिकन कार्बाइड दिया हुआ है ऊपर, यहां नीचे नहीं लिखा है, शायद नेक्स्ट पेज पे होगा, हाँ यहां पे लिखा है सिलिकन कार्बाइड लिखा हुआ है, सिलिकन कार्बाइड, सिलिकन कार्बाइड। क्लियर है। तो सिलिकन कार्बाइड में ऊपर से नीचे तक देखो कहे शिव जी, मतलब C फॉर कार्बन, S फॉर Si फॉर सिलिकन,
तो कार्बन सिलिकॉन दोनों क्या है सर, नॉन मेटल है, और दोनों के बीच जो बॉन्ड बनता है, दोनों के बीच जो बॉन्ड बनता है वो किस टाइप का बॉन्ड होगा? दोनों के बीच जो बॉन्ड होगा किस टाइप का सर? कोवैलेंट बॉन्ड होगा। अगर वो दोनों के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड होता है तो वो किस टाइप का होगा? अरे बताओ जल्दी। अगर दोनों के बीच में बॉन्ड होता है, कोवैलेंट बॉन्ड बनता है, तो सर वो कोवैलेंट सॉलिड होगा। क्लियर है? कोवैलेंट सॉलिड। चलो ये हो गया अपना, जल्दी करो तुम लोग, लिख लेना, ये लिख लो, उसके बाद आगे देखते हैं और क्वेश्चन।